मूवी के शुरुआत में मारिया नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो इस मूवी की हीरोइन है। वो अपने पापा की आखिरी रस्मात को पूरा कर रही होती है। उसके पापा एक कर्नल थे। मारिया के साथ उसकी एक केयर टेकर भी होती है जो बचपन से उसकी देखभाल कर रही होती है। मारिया के पापा पर एक भारी कर्ज का बोझ था और उसे चुकाने के लिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद बेच दी थी। अब मारिया के पास जायदाद के नाम पर बस एक किताब होती है जो इसके पापा उसके लिए छोड़ गए थे और इस किताब का नाम है द एंशिएंट क्रॉनिकल्स ऑफ माइक्रोनी। रात को दिखाते हैं मारिया अपने पापा के बारे में सोच रही होती है, तब वो इस किताब को पढ़ने लगती है। इस किताब में 100 साल पहले की राजकुमारी की एक कहानी होती है। कहानी में बताते हैं कि उस किताब की राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी और उसका चेहरा सितारों की तरह चमकता था। उसका मन बहते पानी की तरह साफ था। वो बहुत हिम्मत वाली थी। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर और परिंदे भी उसे बहुत प्यार करते थे। और इतनी प्यारी लड़की को एक दिन चांद मिलने आता है और अपने कुछ मोती उसे दे देता है। वो डिनायर वंश की प्रिंसेस थी, लेकिन उस दिन के बाद सब उसे मून प्रिंसेस कहकर पुकारने लगते हैं। कहानी की प्रिंसेस को एक लड़के से प्यार हो जाता है और उन दोनों की शादी होने वाली होती है। प्रिंसेस के वालिद शादी के मौका पर उसे एक काला शेर तोहफे में देते हैं और उसका मंगेतर भी उसे एक व्हाइट यूनिकॉर्न गिफ्ट करता है। ये सब देखकर प्रिंसेस बहुत ही खुश होती है और वहाँ सबके सामने चांद की दी हुई मोतियों की माला निकालती है और इन मोतियों को दिखाकर कहती है कि इनकी मदद से मैं पता लगा सकती हूँ कि कौन क्या सोच रहा है। इतना ही नहीं, इसे हाथ में रखकर दिल में आप जो भी सोचोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। इस तरह वह मोतियों के बारे में एक्सप्लेन करती है। मारिया कहानी दूरी छोड़कर किताब बंद कर देती है। अब वो दिखाते हैं कि मारिया और उसकी केयर टेकर अपने पापा का पैलेस छोड़कर मारिया के अंकल के पास जाने का फैसला करते हैं जो कि मूनक्रीन नाम की वैली में रहता है। वो अपना सामान बांध कर मूनक्रीन के लिए निकलते हैं। रास्ते में कुछ डाकू उन्हें रोकते हैं और मारिया को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। उनसे बहुत मुश्किल से बचकर वो दोनों एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर वो मूनक्रे पहुंच जाते हैं। कुछ ही दूर एक बहुत बड़ा पैलेस होता है और ये है मारिया के अंकल का पैलेस। मारिया और उसकी केयर टेकर गाड़ी से उतरते हैं और तभी मारिया के अंकल बिन जैमिन वहाँ आता है। मारिया पहली बार अपने अंकल से मिल रही होती है। केयर टेकर उससे रास्ते में वही घटना के बारे में बताती है पर बिन जैमिन उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और दोनों को पैलेस के अंदर आने का कहता है। अब दिखाते हैं वहाँ एक बहुत ही बड़ा काला कुत्ता होता है और वो बहुत ही डरावना दिखता है। बिन जैमिन कहता है कि ये बहुत ही ताकतवर है और एक ही मिनट में एक आदमी को कत्ल कर सकता है। इस तरह कुत्ते का इंट्रोडक्शन करने के बाद वो केयर टेकर को उसका कमरा दिखाता है। फिर वो मारिया को दूसरा कमरा दिखाता है। मारिया को उसका अंकल अच्छा नहीं लगता। जब वो कमरे के अंदर जाती है देखती है उसका कमरा शानदार पेंटिंग से भरा होता है। इतना ही नहीं, कमरे की सीलिंग रात के आसमान की तरह की होती है और तारों से सजी हुई होती है। वहाँ एक छोटा सा फायर प्लेस भी होता है और ये सब देखकर मारिया बहुत ही खुश हो जाती है और वहाँ मजे कर रही होती है। दिखाते हैं मारिया उसी किताब को लेकर अगले दिन बाहर आती है। बिन जैमिन उसकी किताब छीन लेता है। फिर मारिया उससे किताब मांगती है और कहती है आप इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। बिना जवाब दिए वो किताब ले लेता है और अपनी लाइब्रेरी में रख लेता है और ये देखकर मारिया को अब उस पर गुस्सा आने लगता है। अगले सीन में दिखाते हैं सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब मारिया कहती है आपने मेरे पापा की किताब मुझसे क्यों छीनी। आपका ऐसा करना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। बिन जैमिन उसे डांटकर चुप करवा देता है। दोनों के बीच की बहस को देखकर केयर टेकर उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है और बिन जैमिन उसे भी बोलने नहीं देता और कहता है खाते वक्त मुझे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आप भी बोलना बंद कीजिए और चुपचाप खाना खाइए। और मारिया तुम्हारा वालिद एक डरपोक आदमी था, दुनिया भर से कर्ज लिया और तुम्हें भी कर्ज में डुबोकर चल बसा। अपने वालिद के बारे में बुरा सुनकर वो चिल्लाती है मेरे वालिद ऐसे नहीं थे, समझे आप, उनके बारे में इस तरह बोलने का आपको कोई हक नहीं। इस तरह उनके बीच फिर से बहस होने लगती है। फिर दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और तभी बिन जैमिन मारिया और केयर टेकर को अपना पैलेस दिखाता है। वो बताता है कि रास्ते पर जिन लोगों ने तुम्हें अटैक किया था वो डिनोर वंश के लोग थे, यानी वो हमारे दुश्मन मुल्क को बिलोंग करते हैं। वो तुम्हें भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए तुम पास के जंगलों की ओर कभी भी मत जाना। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो मारिया को घोड़े पर बिठाकर बाजार ले जाता है। शुरू में मारिया को सब बहुत नया लगता है और वो जल्दी वहाँ के रहन सहन को सीख लेती है। इसीलिए बिन जैमिन जल्द ही मारिया को अकेले सैर करने की परमिशन दे देता है। वो शायद भूल गया था कि डिनोर वालों से मारिया को जान को खतरा है। मारिया सभी जगह घूमकर उस जंगल की तरफ जाती है। तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। पास जाकर वो देखती है कि एक खरगोश पिंजरे में बंद किया हुआ है और उसे चोट लगी होती है। वो दर्द से तड़प रहा होता है। वो उसे हाथ में उठा लेती है। तभी डेनोर वंश का एक आदमी इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। उसका नाम रॉबिन है। अचानक बिन जैमिन का वही काला कुत्ता रॉबिन पर झपक पड़ता है और उसे देखते ही रॉबिन और उसके आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि रॉबिन जाकर अपने
वालिद को बताता है और उसे भी जंगल में ले आता है, पर तब तक मारिया वहाँ से जा चुकी होती है। अब दिखाते हैं कि खरगोश को मारिया अपने कमरे में लेकर आती है। फिर वो खिड़की से देखती है कि व्हाइट यूनिकॉर्न वहाँ उसे भागता हुआ नजर आता है। उसके बारे में सोचती हुई वो बिस्तर पर लेट जाती है। तभी सीलिंग पर जो तारे पेंट किए हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगते हैं। उसे अब बहुत ही अजीब लगने लगता है। अगले सीन में वो दिखाते हैं कि वो बेंजामिन को इन सब घटनाओं के बारे में बता रही होती है और उसकी बात को टाल कर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसका काला कुत्ता मारिया को किचन की तरफ लेकर जाता है। रास्ते में एक बड़ा आईना होता है जिस पर उसे एक काले कुत्ते की बजाय एक बड़े शेर का अक्स दिखाई देता है। मारिया किचन में जाती है और पैलेस के शेफ से मिलती है। वो उसे बताती है कि उसके साथ बहुत अजीब वाकयात हुए हैं। उसकी सारी बातें सुनकर शेफ हैरान होता है और कहता है तुम उस किताब को पूरा पढ़ो, तभी तुम्हें इन घटनाओं की सारी सच्चाई का पता चलेगा। फिर मारिया लाइब्रेरी में जाती है और शेफ की मदद से वो किताब ढूंढ निकालती है और फिर वो आगे की कहानी पढ़ना शुरू करती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कहानी की प्रिंसेस का शादी का दिन होता है जब उसके वालिद और मंगेतर उसे कई गिफ्ट देते हैं। वो सब कुछ चांद के मोतियों के बारे में बता रही होती है। तब उसके वालिद और मंगेतर दोनों उस नेकलेस के लिए लड़ पड़ते हैं और दोनों का ये असली रूप देखकर प्रिंसेस बहुत दुखी होती है और सभी को बद्दुआ देती है। आज से 5000 साल बाद एक पवित्र आत्मा को ढूंढना होगा। अगर उस आत्मा ने ये नेकलेस चांद को लौटा दिया तो मून क्रेन वाली के सारे लोग बच जाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो ये मून क्रेन वैली हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। और इसी के साथ किताब की ये कहानी भी खत्म होती है। मारिया शेफ से कहती है मैंने वो कहानी पढ़ ली है। शेफ कहता है कि एक पवित्र आत्मा ही इस मून क्रेन वैली को इस बददुआ से बचा सकती है। तुम्हें कई चीजें अजीब दिखाई पड़ रही हैं। मुझे तो लगता है कि तुम ही अगली मून प्रिंसेस हो और तुम्हें ही वो मोती वाला नेकलेस ढूंढना है और उसे चांद को लौटाना है। तुम ही वो पवित्र आत्मा हो जो इन दोनों वंशों की लड़ाई को रोक सकती है और मून क्रेन को इस बददुआ से बचा सकती हो। अगले सीन में दिखाते हैं कि मारिया अपने कमरे में शेफ की बातों को सोच रही होती है। फिर वो किताब में दिए गए टाइम को लेकर कैलकुलेट करती है कि अगली पूर्णमासी ही आखिरी पूर्णमासी है। उससे पहले उसको वो नेकलेस ढूंढना होगा वरना मूनक्रे वैली तबाह हो जाएगी। वो सोचने की कोशिश करती है पर घबराहट की वजह से उसे नींद नहीं आती। अब वो फैसला करती है कि मूनक्रे को मैं किसी भी कीमत पर बचा कर रहूंगी। सूरज की पहली किरण के साथ वो बाहर चली जाती। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो पास ही एक स्ट्रीट की ओर जाती है। उसे लगता है कि वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। वो जंगल के रास्ते जा रही होती है तभी उसे एक गुफा दिखती है और वो उसके अंदर जाती है। अंदर वहाँ वो एक औरत से मिलती है जो देखने में बिल्कुल वो उस किताब की मून प्रिंसेस जैसी लगती है। मारिया चौंक जाती है। वो औरत कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक मून प्रिंसेस हूँ। उन दोनों पवित्र आत्माओं को एक करने की कोशिश में मेरी पूरी जिंदगी निकल गई और मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही। उसकी परेशानी देखकर मारिया कहती है बेंजामिन मेरे अंकल हैं, वो जरूर इस मामले में हमारी मदद करेंगे। पुरस्कून दिखने वाली वो औरत बेंजामिन के नाम से ही चौंक जाती है और कहती है कि उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। उसके बाद मारिया को पता चलता है कि डिनोर वाली फैमिली ने मेरा बॉक्स चुराया था और उस बॉक्स की चाबी उस फैमिली ने चुराई। तभी मारिया को अपनी किताब का बुक मार्क याद आता है और वही बुक मार्क नेकलेस बॉक्स की चाबी भी होती है। वो फौरन चाबी निकालती है और डिनोर के राज्य के अंदर जाना चाहती है। वो उस प्रिंसेस से मदद मांगती है और प्रिंसेस उसका साथ देने के लिए चलती है। कुछ दूर पर वो रुक जाती है और मारिया को डिनोर का किला दिखाती है और वहाँ से आगे जाने को मना करती है और वहाँ से भाग जाती है। मारिया को उसकी ये हरकत बहुत अजीब लगती है पर वो अपने फैसले पर अटल होती है और किले के अंदर चली जाती है। अब दिखाते हैं कि वहाँ के सिपाही उसे डिनोर के सरदार के पास लेकर जाते हैं। सरदार को देखते ही मारिया उसे चाबी पकड़ा देती है। उसकी ये हरकत देखकर सरदार तो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो चाबी लेकर उस नेकलेस बॉक्स को खोलता है और बॉक्स के अंदर नेकलेस तो क्या लेस भी नहीं होता। डिनोर खानदान के लोग इस खाली बॉक्स के लिए लड़ पड़े। ये सोचकर सरदार को बेंजामिन के खानदान पर और भी गुस्सा आता है और गुस्से में वो मारिया को काले गाड़ में बंद कर देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि बेंजामिन मारिया को हर तरफ ढूंढ रहा होता है पर वो कहीं नहीं मिलती। उसे शक होता है कि कहीं दुश्मनों ने उसे उठा तो नहीं लिया। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि मारिया गार्ड को किसी तरह चकमा देकर वहाँ से निकल पड़ती है पर सरदार का बेटा रॉबिन उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। पर मारिया बहुत हिम्मत वाली लड़की होती है और वो तेज भागकर जंगल की ओर चलने लगती है। वहाँ बेंजामिन का काला कुत्ता उसे देख लेता है और उसे हिफाजत से घर पहुंचा देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मारिया को देखकर ही बेंजामिन चिल्लाने लगता है आज से तुम इस पैलेस के बाहर कदम भी नहीं रखोगी, समझी? अगर बाहर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं। उसकी डांट सुनकर मारिया घबरा जाती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद बेंजामिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सच्चे दिल से मारिया से माफी भी मांगने लगता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो गुफा वाली मून प्रिंसेस अगले दिन मारिया के कमरे में होती है। मारिया चौंक जाती है और गुस्से में उससे पूछती है आप मुझे उस किले के पास अकेला छोड़कर क्यों भाग गई थी? पर वो जवाब नहीं देती और मारिया को मून प्रिंसेस का ड्रेस देती है। फिर वो किसी तरह मारिया को मना लेती है
उस वक्त बेंजामिन पैलेस में नहीं होता। प्रिंसेस पियानो बजा रही होती है और उसी वक्त आईने में उसके जीवन के सारे वाकयात दिखाई देने लगते हैं। मारिया भी देख रही होती है। उसे पता चलता है कि ये प्रिंसेस बेंजामिन की प्रेमिका है। अब दोनों की मंगनी के बाद बेंजामिन को पता चलता है कि ये प्रिंसेस डिनोर खानदान की प्रिंसेस है और इतना ही नहीं, वो डिनोर के सरदार की बेटी है। ये जानने के बाद वो प्रिंसेस से शादी नहीं करना चाहता और उसे अपने पैलेस से निकाल देता है। इसीलिए प्रिंसेस दोनों खानदानों से दूर जाकर जंगल में एक गुफा में रहने लगती है। फिर दिखाते हैं कि फ्लैश में देखने के बाद मारिया प्रिंसेस से कहती है, आप बेंजामिन अंकल से फिर से मिलकर बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती? और प्रिंसेस मना करते हुए कहती है, अब हमारे बीच बिल्कुल खत्म हो चुका है और मेरा यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। तभी मारिया देखती है कि उसका नौकर बेंजामिन की पेंटिंग को दीवार से हटा रहे होते हैं। वो फौरन शेफ को दिखाते हैं और उसे ये सारा वाकया दिखाती है। तभी अचानक पेंटिंग से वो प्रिंसेस हिलने लगती है और उस नेकलेस का वाकया मारिया को बताने लगती है। इस पर शेफ कहता है कि रॉबिन ही तुम्हें उस नेकलेस तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वो इस जंगल के हर पेड़ को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मारिया पूछती है, रॉबिन तो हमारा दुश्मन है, वो हमारी मदद क्यों करेगा? पर सभी यही एडवाइस कर रहे होते हैं कि रॉबिन की मदद लेनी चाहिए। मारिया मान जाती है, पर डिनोर के पास जाने से पहले वो बेंजामिन और मून प्रिंसेस को एक खत लिखती है और किसी तरह उन दोनों को मिलवाने की प्लानिंग बनाती है। बहुत साल बाद दोनों मिल रहे होते हैं और वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक दूसरे को खत लिखा ही नहीं। लवर्स को मिलवाने के लिए मारिया ने ये सारा ड्रामा किया होता है। अब उन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। बेंजामिन को पता चलता है कि मारिया फिर से गायब है और वो अपने आदमियों को लेकर उसे ढूंढने के लिए निकलता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो जंगल में उसे ढूंढ रहे होते हैं। मून प्रिंसेस भी उसके साथ होती है। दिखाते हैं कि रॉबिन का पिता ईगल की मदद से जंगल को ट्रैक कर रहा होता है। देखा आपने उस जमाने का GPS। अब वो मारिया को खत्म करने के लिए अपने आदमियों के साथ निकलता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मारिया अपने खरगोश की मदद से रॉबिन को डाइवर्ट करती है और उसे किसी तरह फंदे में फंसा लेती है। रॉबिन उससे इल्तिजा करता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। मारिया कहती है, अगर नेकलेस ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रॉबिन अब मान जाता है। अब दिखाते हैं कि बेंजामिन और मून प्रिंसेस जंगल में भी अपना झगड़ा कायम कर रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि मारिया और रॉबिन उस नेकलेस को ढूंढने लगते हैं। तभी डिनोर का एक आदमी रॉबिन को किसी तरह मारिया से अलग कर देता है। अब मारिया अकेली उस नेकलेस को ढूंढने लगती है। तभी मून प्रिंसेस का व्हाइट यूनिकॉर्न मारिया को उस पेड़ तक ले जाता है जहाँ वो नेकलेस रखा होता है। एन वक्त पर डिनोर का सरदार भी वहाँ पहुँच जाता है और मारिया को पकड़ने ही वाला होता है। तभी बेंजामिन का कुत्ता उसे अटैक करने की कोशिश करता है और इतने में सरदार उस कुत्ते को मार गिराता है। रॉबिन को मारिया की आवाज सुनाई देती है और वो फौरन वहाँ पहुंचकर मारिया को अपने वालिद से बचाता है। फिर वो मारिया को लेकर दूसरी तरफ भागता है और सब उनका पीछा कर रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए दोनों एक बड़े पेड़ के अंदर चले जाते हैं जहाँ एक गुफा होती है और गुफा के अंदर मारिया की नजर उस नेकलेस पर पड़ती है। इतने में डिनोर के आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मारिया रॉबिन व्हाइट यूनिकॉर्न के पीछे भागते हुए एक सीक्रेट टनल से बाहर निकलते हैं। वहाँ एक समुद्र होता है और वहाँ इन दोनों खानदानों के लोग बेंजामिन और सरदार के लोग इकट्ठे होते हैं। उस रात पूर्णिमासी भी होती है। पहली मून प्रिंसेस की बददुआ के अनुसार अगर एक पवित्र आत्मा ने आज के दिन वो नेकलेस चांद को नहीं लुटाया तो ये मून के शराब में डूब जाएगा और अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। तभी सरदार मारिया से नेकलेस चुराने की कोशिश करता है पर प्रिंसेस अपने पिता को रोकती है और समझाती है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मारिया भी अपने अंकल से कहती है कि आप दोनों इस लड़ाई को खत्म कीजिए और इस नेकलेस को समुद्र में डालने की परमिशन दीजिए, पर कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता। इसीलिए मारिया खुद वो नेकलेस समुद्र में फेंक देती है पर समुद्र उसे कबूल नहीं करता और नेकलेस मारिया को लौटा देता है। फिर वो नेकलेस के मोतियों को अलग करती है और सारे मोती उसकी ड्रेस पर चिपक जाते हैं। अब मारिया सोचती है मुझे किसी तरह इन मोतियों को समुद्र को सौंपना ही पड़ेगा और खुद ही समुद्र में कूद जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो समुद्र की गहराइयों में पहुंचकर बेहोश हो जाती है। अब दिखाते हैं कि बाहर एक बहुत बड़ी लहर उठती है और उस लहर के बीच एक व्हाइट यूनिकॉर्न निकलता है जिसकी पीठ पर सवार होकर मारिया बाहर निकलती है और उसी वक्त बेंजामिन का कुत्ता भी बददुआ से फारिग होकर शेर बन जाता है। बेंजामिन और कुफा वाली मून प्रिंसेस के दरमियान भी सुलह हो जाती है। अब इन दोनों खानदानों के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। अब मूनकेर वैली भी बददुआ से फारिग हो जाती है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। मारिया और रॉबिन का प्रेम भी शुरू हो जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।